स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द गोल फोकस में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और लगातार ये 2025 का जो बोर्ड एग्जाम है इसकी तैयारी बहुत जोर शोर से करते होंगे। आज हम आप लोगों के लेकर के लिए आए हैं साइंस केमिस्ट्री का सीरीज। इस सीरीज में आपको वैसे प्रश्नों से रूबरू करवाया जाएगा जो प्रश्न लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न के सहायता से आप लोग टॉपर्स की तरफ बढ़ सकते हैं, टॉपर्स बन सकते हैं। बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है? ये क्वेश्चन कई बार बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? आप लोग पढ़े होंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उस चैप्टर का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? जब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होगी तो वैसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। अब क्वेश्चन इसमें एक और दिया हुआ है कि इसे संतुलित करना क्यों जरूरी है। तो आप लोग के टीचर, ऑफलाइन वाले टीचर पढ़ाए होंगे, एक सिद्धांत पढ़ाए होंगे, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए इस समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। ठीक है ना। एग्जाम्पल देख रहे हैं, एग्जाम्पल लिखा हुआ मेरा H2 + Cl2। H2Cl2 में ये तीर चिन्ह के बाएं के तरफ जो लिखा हुआ है, ये इसको अपना लोग अभिकारक के नाम से जानते हैं। ये अपना है अभिकारक, और तीर चिन्ह के जो दाएं तरफ लिखा हुआ है इसको अपना लोग प्रतिफल या उत्पाद के नाम से जानते हैं। ये H2 + Cl2 बनाता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको समझते हैं। देख रहे हैं अभिकारक के तरफ हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और क्लोरीन के भी 2। जब इसको समीकरण को बैलेंस कर रहे होते हैं तो पहले से इसमें से हाइड्रोजन 1 क्लोरीन भी 1 है। हाइड्रोजन को 2 पुराना रहेगा, क्लोरीन को भी 2। तो इसके लिए हम जो है ना 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों में जो है ना दोनों तरफ के परमाणुओं की जो संख्या है, तत्वों की जो संख्या रहेगी ना, वो दोनों समान हो जाएगी। ठीक है। हाँ, तो दूसरा नंबर प्रश्न है। प्रश्न ये है कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? ये प्रश्न काफी MVVI प्रश्न है और बिहार बोर्ड इसको कई बार जो है ना पूछ चुकी है। प्रश्न है, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन, रिबन का मतलब होता है फीता, उस फीता को साफ क्यों करते हैं? इसका आंसर है, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम का जो रिबन होता है, जिसे फीता कहते हैं, इस फीता को साफ किया जाता है इसलिए क्योंकि इस रिबन के ऊपर कुछ धूलकण चिपके हुए रहते हैं, इसकी सतह से जुड़े हुए रहते हैं। जब इसे जलाया जाता है ना तो आसानी से ये नहीं जल पाता है, जलने में कठिनाइयां उत्पन्न होती है, अवरोध उत्पन्न करता है, जिसके लिए इसको साफ कर दिया जाता है। और इस रिबन का जो सतह है ना, वो सतह डायरेक्ट वायु के संपर्क में आ जाता है और जलने में आसानी होती है, जिसके कारण इस मैग्नीशियम के रिबन को ना जलाने से पहले अच्छी तरह से ना साफ किया जाता है। वही आंसर लिखा हुआ है, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है क्योंकि इसके ऊपरी सतह से धूलकण आसानी से हट जाए और इसका सतह प्रत्यक्ष रूप से वायु के संपर्क में आ सके। इसका मतलब वो आसानी से जल सकता है। अगला नंबर प्रश्न है। प्रश्न ये है, विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन मतलब ये हुआ कि अलग करेगा, दूरी बनाएगा। जो भी रिएक्शन दिया हो रहा है उसमें कुछ क्रियाशील तत्व होंगे, कुछ अत्यधिक क्रियाशील होंगे, कुछ कम क्रियाशील होंगे। क्रियाशीलता के आधार पर ना वो अपने यौगिकों से विस्थापित होंगे, मतलब अलग होंगे। ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। इसका देखते हैं आंसर देखते हैं क्या होता है। वैसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, जो सबसे अत्यधिक क्रियाशील तत्व होंगे, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। जैसे देखिए जिंक है और कॉपर सल्फेट है, ये दोनों अभिकारक हैं। जब इसे रिएक्शन करवाया जा रहा होता है तो ये जिंक जो है ना, ये अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण ये SO4 के साथ मिल करके ZnSO4 का निर्माण करता है और ये जो Cu है कॉपर, ये कॉपर को अलग कर देता है। ठीक उसी प्रकार से FeCuSO4 है तो बना दिया FeSO4 और Cu को फिर से विस्थापित कर दिया। अधिक क्रियाशील जो है ना तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को हमेशा विस्थापित कर देगा, मतलब अलग कर देगा। ऐसे अभिक्रिया को क्या कहेंगे? ऐसे अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न है मेरा, संयोजन अभिक्रिया। आप लोग को दिख रहा होगा। संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? संयोजन मतलब हुआ तो ऐड करना, मतलब जोड़ना।
ठीक है ना, जुड़ करके और एकल पदार्थ बनाएगा, कोई प्रकार का पदार्थ बनाएगा जिसे अपना लोग संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। दिया हुआ वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं या एकल पदार्थ बनाते हैं, इसे आप संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल है, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ संयोग करा दिए, हीट किए, मतलब गर्म किए तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर दिया। डिफिनेशन में भी है, दो या दो से अधिक अभिकारक, दो है या एक अधिक भी रह सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर दिया। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ संयोग किया, जब इसे गर्म किए तो जल का निर्माण कर रहा होता है। ये था संयोजन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए ये प्रश्न को अगर देखा जाए तो पूछने की संभावनाएं बहुत अत्यधिक है और लगभग कई वर्षों से भी ये भी प्रश्न को न पूछा जा चुका है। लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? आप लोग भी देखे हुए होंगे कि लोहे की वस्तु को आप लोग के घरों में भी होगी ना, तो उसके ऊपर ना रंग चढ़ा दिया जाता है, कलर कर दिया जाता है। वो क्यों करते हैं? हम जानते हैं कि जब लोहे की वस्तुओं को ना खुली वायु की उपस्थिति में रखेंगे, या फिर नमी के संपर्क में रखेंगे तो उस पर जो है ना जंग लगने लगता है। जब जंग लगने लगेगा तो ऐसा होगा कि वो संक्षारित होने लगेगी, मतलब उसका क्षय होने लगेगा। इस संक्षारण होने से बचाने के लिए हम उस वस्तु पर ना पेंट करते हैं। और आप लोग को पीछे स्क्रीन पर भी आप लोग को चलता होगा, दिख रहा होगा, आंसर वही लिखा हुआ है। जब लोहे की वस्तुओं को खुली वायु नमी के संपर्क में रखा जाता है तो इस पर जंग लगने लगती है, जिस कारण संक्षारण होने लगती है। और संक्षारण होने से बचाने के लिए इस पर हम क्या करते हैं? पेंट करते हैं। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है मेरा। प्रश्न है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ को नहीं रखनी चाहिए, क्यों? अक्सर आप लोग सुने होंगे अपने घरों में भी कि पीतल का जो बर्तन होता है या फिर तांबा का बर्तन है, उसमें दही या फिर कोई भी प्रकार का खट्टा पदार्थ नहीं रखने के लिए मना किया जाता, अक्सर मना किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता होगा? क्यों ऐसा काम होता है? मना क्यों करते हैं लोग? हम जानते हैं कि दही या फिर खट्टा पदार्थ जो होता है ना, वो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक है ना, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। और जब इस दही या फिर खट्टा पदार्थ से रखा जाएगा, ये तांबा के बर्तन में या फिर पीतल के बर्तन में जब रखा जाता है, तब ये जो है ना उस धातु से ये अम्ल अभिक्रिया कर लेते हैं। अभिक्रिया करते हैं तो विषैले यौगिक का निर्माण करते हैं, जो यौगिक हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, जिसके लिए हम अपने शरीर को हानि पहुंचाने से बचाने के लिए पीतल एवं तांबे के बर्तन में खाने वाला पदार्थ जो खट्टा प्रवृत्ति का होगा उसको रखबे ना करेंगे। वही आंसर लिखा हुआ है, बोर्ड पर लिखा हुआ है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि दही या खट्टा पदार्थ अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। यह धातु के साथ अभिक्रिया कर विषैले यौगिक का निर्माण करता है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है मेरा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तनों में क्यों रखा जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × 12H2O, इसे आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखते हैं? जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जलवाष्प से मिलाया जाता है तो ये जो है ना जिप्सम का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? जिप्सम का। जैसे हो गया ना कि CaSO4 × 12H2O, इसके साथ जब जल के अणु मिल गया जल के अणु, तो ये निर्माण करता है जिप्सम का, जिसका फॉर्मूला CaSO4 × 2H2O। ठीक है ना, यही जिप्सम का निर्माण करता है, जिसके लिए ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को ना आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाना चाहिए जिप्सम का निर्माण के लिए। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल, आप लोग ये प्रश्न से बहुत अच्छी तरह से रूबरू होंगे। अम्ल क्षार वाले चैप्टर को आप लोग के टीचर पढ़ाए होंगे क्लास में, तो उसमें बताए होंगे कि अम्ल का पीएच मान जो होता है ना वो 7 से कम होता है, और क्षार का पीएच मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है, और उदासीन विलयन का पीएच मान हमेशा 7 होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को अम्ल का पीएच मान नहीं पूछा, ना क्षार का पीएच मान पूछा, और ना ही उदासीन विलयन का पीएच मान पूछा किसी भी प्रकार। लेकिन यहाँ पूछ दिया क्वेश्चन, पीएच स्केल क्या है?
वाकई क्वेश्चन जो है ना दमदार क्वेश्चन है। सबसे पहले पीएच स्केल को समझते हैं कि पीएच स्केल होता क्या है। साथियों, पीएच का पूरा नाम जो है ना वो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का पूरा नाम क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच ये स्केल जो है ना ये किसी भी प्रकार के विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन का जो सांद्रता है ना वो सांद्रता को ज्ञात करने में किया जाता है। आइए आंसर को देखते हैं। आंसर है मेरा, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने वाले स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। जिससे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात किया जाएगा वैसे स्केल को क्या कहेंगे? पीएच स्केल कहेंगे। पीएच स्केल का खोज जो है ना वो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में किया था। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि इस आज का क्लास जो है ना ये आज का क्लास आप लोग को काफी पसंद आया होगा। और ये प्रश्न, जितने भी प्रश्न आज मैंने करवाया, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को आप लोग अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अत्यधिक शेयर कीजिए।